क्या हालात है खेत मजदूरों के परिवारों की। सामाजिक और आर्थिक तौर पे सबसे हाशिए पे समाज है। अगर शहर में मजदूर शहरी सर्वहारा है तो ये ग्रामीण सर्वहारा है जिसके पास संसाधनों के नाम के ऊपर ना तो जमीन है, कुछ भी नहीं है, केवल अपना श्रम है जिसको बेचकर वो गुजारा। अपनी सरकार होगी जिस जमीन पे काम करते हैं वो जमीन हमें। खेत मजदूर 14 करोड़ के आसपास हमारे देश में। सबसे बड़ा क्या कारक मानते हैं कि खेत मजदूरों को जमीन नहीं मिली? चली कहाँ रही जी, किन के पास रही? कारक है व्यवस्था। किसान की जमीन भी नहीं बांट पाए, क्यों? क्योंकि आपकी सरकार की जो नीति के अंदर खेत मजदूर नहीं थे, उसके अंदर छोटा किसान नहीं थे। समझौता किया कि आप भारत के अंदर इंडस्ट्री लाएंगे, पूंजीवाद को लाएंगे, पर साथ में संबंध की व्यवस्था भी कायम करके रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे खेत मजदूरों के बारे में, समाज के उस तबके के बारे में जो हाड़ तोड़ मेहनत करता है, जी तोड़ परिश्रम करता है, उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता, उसको मान सम्मान लायक मजदूरी नहीं मिलती और देश में एक बड़ी आबादी है जो निरंतर खप रही है। जिनके पुरखे सीरी रहे, जिन्होंने खेतों में हल चलाए, ट्रैक्टर चलाए, जमींदारों के फार्म्स पर काम किया, आज़ादी की जो फल मिला उसका सबसे कम हिस्सा खेत मजदूरों तक पहुंच पाया। वर्तमान दौर में खेत मजदूरों की क्या दशा है, उनकी क्या दिशाएं हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के नेता डॉक्टर विक्रम सिंह जी। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी कामड़े। नमस्कार जी। तो कामड़ जी, एक बार आप ये बताएं कि जो खेत मजदूर आबादियां हैं पूरे देश के स्तर पर, उनकी वास्तव में क्या दशा है, क्या हालात है खेत मजदूरों के परिवारों की? जहाँ से आपने शुरू किया कि ये सामाजिक और आर्थिक तौर पे सबसे हाशिए पे समाज है गांव के अंदर, पर गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। अगर शहर में मजदूर शहरी सर्वहारा है तो ये ग्रामीण सर्वहारा है जिसके पास संसाधनों के नाम के ऊपर ना तो जमीन है, कुछ भी नहीं है, केवल अपना श्रम है जिसको बेचकर वो गुजारा करता है। मतलब लैंडलेस फैमिलीज हैं, भूमिहीन है ज्यादातर खेत मजदूर। ज्यादातर खेत मजदूर की अपनी परिभाषा है जो अपने आप में वही है जिनके पास नाम मात्र के या बिल्कुल बिना जमीन के हैं। बड़े सारे लोग तो ऐसे हैं जो उनके पास अपना घर नहीं है, अगर घर है भी तो जमीन अपने नाम पे नहीं है। मैं आपका परिचय सुन रहा था जब आपने शुरू किया कि आज़ादी की लड़ाई का सबसे कम फायदा जिनको मिला है। अगर आप देखेंगे तो आज़ादी की लड़ाई की एक मुराद, एक इच्छा, एक ऑब्जेक्टिव था जो लोग पूरे निकल कर आए लड़ाई के अंदर कि आज़ाद होंगे, अंग्रेजों को भारत से भेजेंगे, अपनी सरकार होगी, जिस जमीन पे काम करते हैं वो जमीन हमें मिलेगी। जो बड़ा नारा था जमीन जोतने वाले की, वो भूमि सुधार के नाम के ऊपर पूरे देश के अंदर जो सरकारों ने जनता का मूर्ख बनाया, किस तरह से हम जाते हैं कि बेनामी रजिस्ट्रियां भी हुई उसके ऊपर। तो जिसको सही में ज़रूरत थी खेत मजदूर, जो ज़मीन पे काम करता था, मेहनत करता था, उसके नाम से ज़मीन नहीं हुई। आज भी आप देखते हैं खेत मजदूर 14 करोड़ के आसपास हमारे देश के अंदर, पूरी आबादी में 14 करोड़ की बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी खेत मजदूर की है 2011 के सेंसस के अनुसार। खेत मजदूर उनको सरकार बोलती है, और ये विडंबना है कि किसानों से ज्यादा हो गई है। 11 करोड़ के आसपास किसान हैं और 14 करोड़ के आसपास जो खेत, मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ। अब तो बल्कि और ज्यादा बड़े होंगे क्योंकि किसान भी अपनी जमीन बेचने पर मजबूर और खेत मजदूरों में शामिल हो रहे हैं। मैं उसी तरफ जा रहा था कि जहाँ छोटा मोटा आंदोलन था, जो लोगों को कुछ छोटी मोटी जमीन मिली भी 1990-91 के बाद के दौर से, जिसको आप बोलते हैं कि लैंड रिफॉर्म रिवर्स हो गई, पलट दिए, क्योंकि कृषि का जो संकट है। एक कमेंट जी थोड़ी ये जानना चाहते, जैसे जो टोटल भूमि का आवंटन हुआ वो खेत मजदूरों के हिस्से में कितना था? पीछे भी जब आजादी के बाद भी जो भी लंगड़े लुल्ले भूमि सुधार लागू हुए देश में, तो कितना प्रतिशत हिस्सा जमीन का खेत मजदूरों के पास था? मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि 14 करोड़ अभी भी लैंडलेस है, उन पर तो है ही नहीं जमीन, है ही नहीं। जो जमीन मिली है वो मिली है बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में या फिर जम्मू कश्मीर। अच्छा जी। उसके अलावा जो जमीन मिली है वो उसी की मिली है जो हमारा तबका है डिप्राइव, वंचित,
उसमें भी थोड़ा जो समझदार था, जो मेहनत उस समय कानूनी कार्रवाई कर सकता था, उनको मिली है। अगर आप में से हिस्से के तौर पे पीछे तो 10% से ज़्यादा लोगों को ज़मीन नहीं मिली है, बंगाल, केरल को मिलाकर जो खेत मजदूर हैं। और उसमें जब मैं बोल रहा हूँ कि पूरे भारत के अंदर जो ज़मीन के सुधार हुआ है, उसमें से इन 3 राज्यों में लगभग 50% जमीन आती है। अच्छा, एक आप सबसे बड़ा क्या कारक मानते हैं कि खेत मजदूरों को जमीन नहीं मिल पाई? इसके लिए सबसे बड़े दोषी कौन है? वो कौन से कारक रहे? इनके हिस्से की जमीन चली कहाँ गई जी? किन के पास रही वो? कारक है व्यवस्था। अच्छा। जो हमने रास्ता इख्तियार किया हमारी सरकारों ने, आज़ादी के बाद हमने सोचा कि जमहूरियत, लोकतंत्र और जमींदारी इकट्ठी नहीं चल सकती है। पूरे विश्व के अंदर जमींदारी प्रथा को खत्म करके लोकतंत्र, पर हम जहां लोकतंत्र के अंदर शामिल हुए तो हमारी सरकारों ने सौदेबाजी की जमींदार के साथ। उसकी जमीन को जो बांटना था वो नहीं बांटा। आप बोल रहे कहाँ गई? वो उनके पास रही। अच्छा, इसमें थोड़ी सीलिंग एक्ट की भी कहानी आएगी जी, वो क्या थी कहानी? बिना सीलिंग एक्ट के तो है ही नहीं। सीलिंग एक्ट बने, सब जगह बने, पर लागू किसने किए? आप सीलिंग एक्ट छोड़ दीजिए, जो भूदान की जमीन है, जो आचार्य विनोबा भावे ने मूवमेंट चलाया था, जमींदारों का जोड़ियां पसारी हमें जमीन दो। बिल्कुल बिल्कुल। उसका बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि वो इसलिए चला था कि मजदूर, जो छोटा किसान है, वो आंदोलन ना कर दे। अच्छा, उसको दिखाने के लिए वो चलाया, पर अच्छा था, रेलेवेंट था, उचित था। उसमें जो जमीन दान मिली है, सरकार ने तो उसको भी पूरी तरह नहीं बांटा है। बहुत तरीके कितने आज भी लिस्ट के अंदर देखें तो लाखों एकड़ जमीन पड़ी है जो भूदान में मिली है। सीलिंग छोड़ दीजिए आप, अच्छा, भूदान की जमीन भी नहीं बांट पाए। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार की जो नीति थी, जो विकास का रास्ता इख्तियार किया था, उसके अंदर खेत मजदूर नहीं थे, उसके अंदर छोटा किसान नहीं थे, और उसके अंदर आपने समझौता किया कि आप भारत के अंदर इंडस्ट्री लाएंगे, पूंजीवाद तो लाएंगे, पर साथ में समंत्री व्यवस्था भी कायम करके रखेंगे, और आपने रखी वो। इसीलिए खेत मजदूरों को जमीन नहीं मिली, और उसका कारण केवल खेत मजदूरों के जीवन पे नहीं प्रभाव पड़ा, हमारी पूरी जो आर्थिक विकास की दिशा है वो प्रभावित हो जाती है। क्योंकि जब आपने सामंतवाद को खत्म नहीं किया, उसके ऊपर आपने पूंजीवाद किया, तो लोगों की क्रय शक्ति तो कभी बढ़ेगी ना। ये तो रोप दी ऊपर से। और जिसके हिस्से में जमीन आनी थी, जिसने उत्पादन करना था, उसकी क्रय शक्ति बढ़नी थी। क्रय शक्ति के बाद उसने मार्केट में खरीदारी करनी थी, उससे जो उद्योग होना था, जो जिसको बोलते हैं कुदरती ग्रोथ जो उसकी होनी थी, वो तो हुई नहीं आपने अंदर। तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमेशा आपने डिस्ट्रेस में रखा। हमेशा उसकी जो क्रय शक्ति थी, जितनी होनी चाहिए थी, वो कभी हुई ही नहीं। तो आपके मार्केट के अंदर डिमांड की समस्या आप देखिए ना, 70-80 का दौर, 90 का दौर, अभी का दौर, वो समस्या तो लगातार हमारी आर्थिकी उससे जूझती रही है। हम अपने जो शीर्षक है, जो चर्चा का मुद्दा है, उससे अलग जा रहे हैं, और उसका पूरे देश को भी भुगतना पड़ा, और खेत मजदूर तो भुगतना ही पड़ा। समस्या ये है कि जो रास्ता इख्तियार किया, उसमें आप आज की डेट के अंदर तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि तकनीक का उपयोग अपने कृषि में किया, करना भी चाहिए, हम उसके विरोध नहीं करते हैं, वो करना भी चाहिए, पर उस तकनीक का खेत मजदूरों के जीवन पे क्या फर्क पड़ा? पहले काम, आप हरियाणा से आते हैं, ये सारा जीरी लगाने का काम है, जिसको आप जीरी बोलते हैं, धान का काम खेत मजदूर करते थे, काटने का काम वो करते थे, वे आपकी जो गेहूं है उसकी कटाई करते थे। अभी तो सब्जियां आ गई हैं, टमाटर भी आ गया है, उस पूरे इलाके के अंदर खेत मजदूर करते थे, खरपतवार खेत पूर निकालते थे। पर विज्ञान के आगे बढ़ने से जो अच्छी बात है, कृषि ने तरक्की की, जो होना चाहिए था, मशीन आ गई। पूरे का जीरी का लगाने का काम, काटने का काम मशीन कर रही है, गेहूं को काटने का काम मशीन कर रही है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव खेत मजदूर के जीवन में पड़ा है। उनको काम नहीं है। एक जमाने में खेत में 200 दिन काम मिलता था, आज औसतन 52 दिन पूरे भारत के अंदर काम मिलता है। खेत में सिर्फ 52 दिन का 52 दिन पूरे साल के अंदर 52 दिन। और अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो उससे भी कम है। अच्छा, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जिसमें कपास भी आता है, मिर्ची भी आता है, जो जिसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव जो काम है वो उसमें। हमारे क्षेत्र के अंदर तो लेबर इंटेंसिव नहीं है, मशीन से ज्यादा होता है, कंबाइन से होता है, तो उसमें और भी कम है। तो ये खेत मजदूर कर क्या रहे हैं, क्या करेंगे जब खेत में काम नहीं है? तो जिसको लेबर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लेबर हुआ है। वो खेत मजदूर भी है, वो ग्रामीण मजदूर भी है, वो ठेला भी चला रहा है, वो बोझा भी ढो रहा है, वो निर्माण में भी काम कर रहा है। तो
वो उनकी तासीर भी बदली है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। गांव के अंदर उनके लिए आय के साधन नहीं है, शहर में बड़ी स्तर पे पलायन हुआ, पर शहर में भी काम कहाँ है? शहर में काम नहीं है, वहाँ वैसे ही संकट है। तो एक बड़ा संकट ग्रामीण भारत के अंदर उनके जीवन का है कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। अगर आपने गौर किया हो, एक अच्छी बात पिछले 10 सालों में हमारे देश में हुई है, मैं बड़ी बार बोलता हूं कि किसान आंदोलन को इसके लिए धन्यवाद भी और बधाई भी देनी चाहिए कि किसानों की आत्महत्या सामने है। लोग संवेदनशील महसूस करते हैं, उसके ऊपर बात हो रही है, नीतिगत बात हो रही है। पर आप थोड़ा सा गौर करें कि जितने खेत मजदूर, जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर सेंसस के अंदर हजार, उससे हर एनसीआरबी के डाटा के अंदर खेत मजदूर उससे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब किसानों से भी ज्यादा आत्महत्याएं की। 2013 तक अलग से आंकड़ा नहीं आता था, उसके बाद से आंकड़ा आना शुरू हुआ है। हर साल, जैसे पिछले साल किसानों की आत्महत्या 4800 कुछ थी और खेत मजदूरों की 5200 थी। वो तरीका जी क्यों कर रहे हैं? ये तो लोन नहीं ले रहे, जमीन नहीं है, इसलिए कर रहे हैं कि जो अपनी दिनचर्या के काम के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला का एक बहुत अच्छा शोध है जो ईपीडब्ल्यू में भी छपा है, मुझे लगता है हमारे नीति निर्धारकों को पढ़ना चाहिए। वो क्या बताता है, खेत मजदूर पंजाब में क्यों मर रहे हैं? वो लोन ले रहे हैं, कोई घर में बीमार हो गया है चिकित्सा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, और उनको लोन बैंक नहीं देगा ना, क्योंकि जमीन नहीं रखने के लिए। वो किससे ले रहे हैं? साहूकारों से, या फिर ये जो नई चीज आ गई है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, जहां पर जो बोलने के लिए फ्री है पर 12% से ज्यादा का ब्याज होता है, और ऐसा साइकिल है। और ये जो खेत मजदूर है ना, जब मैं बोल रहा हूं कि ये हैं दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके से, जो समाज के अंदर भी हाशिए के ऊपर है, ना संसाधन है, तो हमारे लोग उत्तर भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर आत्मसम्मान होता है। अदानी अंबानी नहीं है कि लाखों करोड़ों देना है, कोई चिंता नहीं है, उनको चिंता नहीं है। इनका 50,000 भी देना है, साहूकार गांव के चौराहे पे पूछता है तो अपना चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां तो कुर्की के लिए आ जाती हैं, जो छोटा मोटा घर टीन टिप्पर का है उसकी कुर्की के लिए आती हैं। तो ये आत्महत्या कर रहे हैं, उसके चलते एक बड़ा कारण है आत्महत्या इसके चलते। पर ना इनके लिए कोई कंपनसेशन है, ना इनके लिए कोई योजना है, ये तो आंकड़ों में भी नहीं आते कि आत्महत्या कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 2013 के बाद शुरू किया है। इतना बड़ा जीवन का संकट है उनका, इतना बड़ा संकट है जीवन का उनके जीवन के अंदर। अच्छा, तो कॉमरेड जी, आपने 1991 की आर्थिक नीतियों के बाद भी जिक्र करा, उसके बाद एक रिवर्स की प्रक्रिया चलनी शुरू हुई। इन नवोदारीकरण की नीतियों का सबसे कुप्रभाव क्या पड़ा है खेत मजदूरों की दशा पर? खेत मजदूरों के जीवन के ऊपर इसका मैं बोलूं अगर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। एक पहला आप ये प्रभाव पड़ा है, जो जमीन की उनको अभी भी उम्मीद लगी थी मुझे मेरे हिस्से मिलेगी, कृषि में कॉर्पोरेट आ गया, कृषि में कैपिटल आ गया, और अब पूरे के पूरे कृषि के ऊपर जब कॉर्पोरेट नजर लगा के बैठा है, तो आज की डेट के अंदर जो आपके सरकारी शिक्षाविद हैं, सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक है, वो क्या बोलते हैं कि जमीन का मुद्दा भारत के अंदर बचा नहीं है, जमीन का मुद्दा ही खत्म हो गया है, ऐसा वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो पंचायतों को भी मजबूर किया जा रहा है कि जो पंचायत के अंदर कॉमन लैंड्स है, जो एससी को मिलती थी ठेके के ऊपर भी, और उनके नाम से कानून है कि उनको दी जा सकती है, वो भी मिलेगी कारपोरेट को, वो उसको मिलेगी, उसे नहीं मिलेगी, इसलिए जमीन का मुद्दा नहीं है। तो उनकी एक उम्मीद चली गई, उनका संघर्ष बड़ा कमजोर हो गया। पर दूसरा जो बड़ा मसला है कि जब पूरे का पूरा कृषि संकट के अंदर चला गया, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो खेत मजदूर को पड़ेगा ना। अगर किसान की आमदनी अनिश्चित है तो वो उनको क्यों देगा वेतन, वो क्यों उनको दिहाड़ी देगा? वो कम होती चली जाएगी, जो हमें आंकड़े बताते हैं कि निरंतर कम हो रही गई। और तीसरा जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो हमें दिखता नहीं है, 1991-90 तक कुछ ना हो, देश की आज़ादी के मूल्यों को चलते और जनता के संघर्षों के चलते एक थी कि समाजवादी कल्याणकारी जो आपका राज्य है, सोशल वेलफेयर स्टेट, उसका ढांचा था। शिक्षा अच्छी थी, फ्री थी, स्वास्थ्य अच्छा था, फ्री था, बुढ़ापा पेंशन थी, सरकारी बस थी, बिजली सस्ती थी। आप देखेंगे ना, पूरे का पूरा ये ढांचा था। 91 के बाद क्या हुआ?
शिक्षा तो ऐसा लगता है कि हमने जानबूझ के एक एक स्कूल को जाके तोड़ा है। महाविद्यालय अब अगली कतार में है, विश्वविद्यालय कतार में है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अब ढांचा बचा है, ना अंदर डॉक्टर है ना दवाई है। एक कार्ड आपको दे देंगे, वो गरीब तो उसको कहीं यूज नहीं कर पाता, जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड बोलते हैं। बसें हरियाणा के अंदर तो जो सबसे बढ़िया हरियाणा के अंदर पब्लिक परिवहन था, सार्वजनिक, जो अच्छा माना जाता था, उसको तहस कर दिया। ये तो वहां का कर्मचारी आंदोलन है जो उसको बचाए हुए है। बिजली अब हम देख रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो आमदनी कम हुई, दूसरी तरफ ये जो सामाजिक कल्याणकारी राज्य था उसका जो संस्थाएं तहस नहस कर दी, जो मूलभूत सुविधाएं थी उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया, तो जीवन जीने की कीमत, जिसको लिविंग कॉस्ट बोलते हैं, वो बढ़ गई। तो क्या करे खेत मजदूर? आमदनी है नहीं, पहले कुछ नहीं होता था, वो बच्चे वहां पढ़ते थे, कुछ नहीं होता था, सरकारी डॉक्टर के पास जाते थे। अब सरदर्द भी होगी तो पैसा जेब से जाएगा, बच्चा प्राइवेट में भेजना पड़ेगा। आपके यहाँ तो अगर प्राइवेट में भेजेंगे तो सरकार 500 रुपया देगी, सरकारी देंगे तो फीस लाएगी। आपके यहाँ उल्टा हो रहा है ना। ये एक नई रवायत भाजपा ने वहां पे चली है, तो उसका जीवन ज्यादा अनिश्चितता में चला गया। अब ऐसा लगता है कि सरकार ने उसको बाजार के हवाले छोड़ दिया है कि जी सकते हैं तो जियो, नहीं तो आत्महत्या करो, मरो। अच्छा, एक और है, आपकी मांग रही है अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की, भाई इनके लिए संसद में कोई कानून पारित किया जाए, वो लड़ाई है। तो क्या कोई ऐसा कानून भारत की संसद ने पारित किया अभी तक? देखिए, एक बड़ी लंबी कहानी है। जब आजाद हुए थे तब से यही चर्चाएं शुरू हुई। अच्छा। और मुझे याद है कि अभी तक 5 या 6 प्राइवेट बिल इसके ऊपर आ चुके हैं। अच्छा। हरकिशन सिंह सुरजीत के समय की जो सरकार थी, उन्होंने वायदा किया था कि हम फ्लोर पे लाएंगे आंदोलन के बाद। उसके बाद आपका लेबर कमीशन ने प्रॉमिस किया था कि लाएंगे। असंगठित क्षेत्र के लिए कमीशन बना, उसने रेकमेंडेशन की कि ये आपका जो बाकी श्रम कानून है उसमें शामिल नहीं होते खेत मजदूर। खेत मजदूरों के लिए अलग से एक सेंट्रल लेजिस्लेचर चाहिए, केंद्रीय कानून चाहिए जो उनके लिए वेतन, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, काम के ऊपर सुविधाएं, उनके लिए पेंशन सुनिश्चित करे। अलग अलग सरकारी कमेटियों की रिकमेंडेशन है। आनंद मोला जो हमारे नेता रहे हैं और अभी किसानों के भी नेता रहे हैं, उन्होंने भी एक निजी बिल पेश किया था। उन्होंने भी किया था। दुर्भाग्य यह है कि तमाम वायदों के बाद, तमाम आंदोलनों के बावजूद आज तक भी हमारी केंद्र सरकार ने औपचारिक तौर पे विधेयक लाया नहीं है, और वो चर्चा करना तो दूर की बात है, विधेयक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। महिलाओं को तो मूर्ख बनाने के लिए कम से कम वो कभी ले आते हैं कि हम ला रहे हैं, अपोजिशन लाने नहीं दे रहे, पर खेत मजदूर उनके है ही नहीं जहन के अंदर। इस देश के अंदर अगर उनके लिए कोई कानून है तो वो केरल के अंदर है। नयनार सरकार ने 1974 के अंदर में लागू कर दिया उसको। अच्छा जी। लागू कर दिया। जैसे आपको पता है कि मनरेगा का वेलफेयर बोर्ड है, इसी तरह खेत मजदूरों का वेलफेयर बोर्ड है। वहां पे उनको पेंशन की सुविधा है। केरल के अंदर खेत मजदूरों को पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है खेत मजदूरों को। अच्छा। वहां पे उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद मिलती है, स्वास्थ्य की बीमा मिलता है, बच्चों की शादी होती है उसके लिए मदद मिलती है। जैसे मनरेगा मजदूरों को अभी शुरू किया है कि अब मनरेगा तो बचा नहीं, मैं जब बात कर रहा हूँ आपसे, उनके लिए टूल्स मिलते हैं। पूरा वेलफेयर बोर्ड उनकी जिम्मेवारी लेता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो उनकी आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां की सरकार ने तब वहां पे लागू किया था। उसके अलावा तमिलनाडु में होता था एक वेलफेयर का बोर्ड, अब वो फंक्शनल नहीं है। त्रिपुरा में, बाकी जगह पर ये नहीं है पूरे देश के अंदर। अच्छा, हरियाणा में तो ये कहते थे जी, जैसे कोई मतलब पेड़ की डाली तोड़ ले उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है, आप कोई चोरी कर ले, लेकिन कोई खेत मजदूर की दिहाड़ी मार लेना, कोई सीरी की ना दे, तो उसके खिलाफ कोई धारा और एक्ट आप एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। जब भी आप जाएंगे कानूनविद के पास तो बोलेंगे कि ये न्यूनतम मजदूरी का वेतन है, ये सब पे लागू होता है। अच्छा। पर शायद खेत मजदूरों का जीवन उसमें भी नहीं आता है। बोलने से क्या होगा? कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है? किस लेबर ऑफिसर के पास जाएंगे? लेबर ऑफिसर बोलता है मेरे प्रीव्यू में नहीं आता है। जो आपका वीडियो है बोलता है मेरे को इससे लेने देना कुछ नहीं है। डीसी बोलता कि मेरा तो प्रशासनिक काम है, मैं ये क्या करूं। जैसा आपने बोला कि कोई भी विभाग नहीं है जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ लागू करवा सकता है। आप तो हरियाणा से हैं, ये सरकार ने थोड़े बनवा मजदूर बचाए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो देखते थे ना, उन्हीं सड़कों से गुजरते थे, उनके सामने होते थे। ये तो खेत मजदूरों का जो आंदोलन था, वहां पे किसानों का जो आंदोलन था, उन्होंने
और बोलते हैं कि जंजीरें तोड़ना, ऐसे सुनने में मिलता है कि किताब के अंदर सही में जंजीरें वहां पर तोड़ी हैं आपके हरियाणा के अंदर मजदूरों की, बंधुआ मजदूरों की, क्योंकि बंधुआ मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा तो खेत मजदूर थे ना, जिसको आप सीरी बोलते हैं। सीरी क्या थे अपने आप में, वो बंधुआ मजदूर ही थे ना, चेन से बांधने की जरूरत नहीं है। और अभी डेट के अंदर अब गरीबी के गुलाम हो गए हैं, वो आजाद हैं जाने के लिए, पर जाए कहाँ, वही काम करना पड़ेगा। उनसे कर्जे के फंदे में हो, कर्जे के फंदे में है, गरीबी के फंदे में है, सरकार उनकी जिम्मेवारी नहीं ले। वही भूस्वामी अपर कास्ट का उनकी माँ बहनों के साथ गलत भी करता है, जाति सूचक गाली भी निकालता है, पर अगले दिन उसी के खेत पे जाके काम करना पड़ता है क्योंकि काम नहीं है। अच्छा कोमल जी, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल पर बात करते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है खेत मजदूरों की, कि इनका बड़ा हिस्सा दलित परिवारों से, अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी के अंदर भी आता है। और जाति भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है। वर्ण व्यवस्था के गर्भ से पैदा होकर और सदियों सदियों तक एक अमानवीय परिस्थितियों में बड़ी आबादी को धकेल दिया गया जाति के नाम पर। आज भी खबरें पता चलती है, जैसे आप घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, अलग अलग टेंट लगाए जाते हैं, आपको जाति के नाम पर पूरी बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है। ये जो जाति का सवाल है, ये खेत मजदूरों से किस तरह से जुड़ा हुआ है, या जो इनका एक सामाजिक उत्पीड़न है खेत मजदूरों का, इसकी क्या स्थिति है कापड़ी जी? देखो, जाति को आप वर्गीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो जाति एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर न्यूनतम हिंसा का उपयोग करते आप मैक्सिमम शोषण कर सकते हैं। और ये बनाई इसलिए थी ना, लोगों को संसाधनों से दूर रखना, शिक्षा से दूर रखना। आप मालिक से तो लड़ाई कर देंगे, पर मालिक बोलेगा मैंने नहीं जाति बनाई, जाति तो ऊपर से आई है, उससे जाके मैं तो उसका कर रहा हूं, तो इंसान कहां से करेंगे। एक दूसरा, जाति की समस्या ये है कि बाकी जगह पर जो बंधुआ मजदूर होता है, जो गुलाम होता है, वो अपनी चेन तोड़ता है, पर जाति जब उसके दिमाग के अंदर चली गई है तो वो उससे प्यार करता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि किसी तथाकथित मनु महाराज ने बोला है कि आप इस वर्ण के अंदर पैदा हुए, इस जाति के अंदर पैदा हुए हो, आपको सेवा करनी है। दिमाग की गुलामी पैदा, विचार के साथ जब उसको छोड़ दिया, दिमागी गुलामी के अंदर। हम देखते हैं ना, हमारे बहुत सारे कॉमरेड जो अपर कास्ट के हैं, दलितों के घर में जाते हैं तो बोलते कि आप हमारे घर का पानी मत कीजिए, बोलते हम तो नहीं मानते, बोलते हम तो मानते हैं ना, हमें भी तो वहां जाना है ना। ये उस चक्र के अंदर फंसा दिया है। और कारण क्या है? संसाधनों से दूर रखना, शिक्षा से दूर रखना। और अभी भी जो पूंजीवाद में खत्म होना चाहिए था, उसने तो उसका उपयोग किया। सबसे कम पेड जो काम है खेत मजदूरी का, सफाई का, सीवरेज का, कौन करता है? दलित। तमाम के तमाम दलित करते हैं ना। आप जाते हैं किसी कारपोरेशन के अंदर, वहां पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जाति देखिए, 90% से ज्यादा सरकारी होने के बावजूद, अभी पूंजीवाद का संकट है तो इक्का दुक्का शुरू हुआ है, वो सफाई कर्मचारी भी उसी वर्ग से होंगे। ये है जाति की जो बोल रहे हैं। और हमारे खेत मजदूर तो दोहरा सहन करते हैं ना, आर्थिक भी और पूरे का पूरा जाति का भी, क्योंकि उनको मैं वही बोल रहा हूँ, जाति जब तक है और जमीन की सवाल है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम बहुत बार बोलते हैं कि आप जितना मर्जी गौरव का, सम्मान के आंदोलन कीजिए, पर जाति का जब तक आधार जो है जमीन की गैर बराबरी, संसाधनों की गैर बराबरी। आपका कहने का यह अर्थ है कि जब दलित को जमीन मिलेगी, खेत मिलेगा, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, एक खेत मजदूर को जमीन मिलेगी, तो उससे जाति के बंधन चरमरा जाएंगे, वो टूटेगी, जाति के ऊपर हमला होगा, उसका स्वाभिमान होगा। वो आप देखिए ना, जो खेत मजदूर, एक ही दलित जिसके पास जमीन है और जमीन नहीं है, उन दोनों का जीवन और उन दोनों का गांव के अंदर रुतबा अलग होता है, अलग होता है। छोटी है पर मेरी है, घर मेरा है। आज जब बुलडोजर चलता है तो सबसे पहले दलित डरता है। वो जो बड़ा व्यापारी जिसने बड़ी कोठी बनाई है सरकारी जमीन के ऊपर, उस पर नहीं चलता है, वो गरीब पे चलता है, खेत मजदूर के ऊपर चलता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो तालाब के बाहर खेत मजदूर बसे हुए थे, उनको उजाड़ा जा रहा है। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उजाड़ा जा रहा है, सेम बुलडोजर वहां पे उजाड़ रहा है। वो डरता है क्योंकि जमीन अपने नाम नहीं है, घर अपने नाम नहीं है, रहेगा कहाँ, रहेगा कहाँ। तो ये जाति उसको सामाजिक तौर पे तो प्रताड़ित करती है, आर्थिक तौर पे भी प्रताड़ित करती है, और उस कुचक्र के अंदर वो फंसा हुआ है और दोनों से लड़ता है।
ये जातिगत उत्पीड़न के कुछ आंकड़े भी बता सकते हो, क्योंकि एक तरफ से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तो ये दावा करते हैं, सफाई देवता जैसी किताबें लिखते हैं, दलितों के पैर धोते हैं, और हरियाणा में तो हमने देखा डीएससी के नाम पर उन्होंने मूर्ख बनाकर बड़ी दलित आबादियों की वोटें भी ले ली। तो एक्चुअल में रियल में तो भारतीय जनता पार्टी इस ढंग से पेश करती है कि हम बिल्कुल जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, सामाजिक पदानुक्रम में बिल्कुल नीचे, उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। और रियल में क्या है स्थिति, मतलब आंकड़ों के समेत कुछ बताओ। देखिए, ये जो भाजपा की बात आप कर रहे हैं, सही बात है कि जो हाशिए पे भी आदमी है वो उसके बारे में सोचते हैं कि उसका वोट कैसे लेना, उसके हालात को बदलना है, उनके जहन में नहीं है। वो तो उनके लिए एक चीप लेबर है जिसका कॉर्पोरेट फायदा उठाएगा, उसके लिए वो कानून नहीं बनाएंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाएंगे, उनका वोट कैसे लेना है। और ये तो खुली किताब है कि जो मनुवाद को मानने वाले हैं वो दलित का भला तो करेंगे नहीं। जो कोर्ट के बाहर मनु की मूर्तियां लगवाते हैं उसको बोलते हैं कि ये उनके महाराज हैं, उसका तो वो जाति दलित का वो भला करेंगे नहीं। और वो दिखता है जब उनके चीफ मिनिस्टर बोलते हैं आसाम के कि इनका काम तो सेवा करना है, तो सेवा कीजिए, क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो ये जो एसी साथ लेके, गलीचा साथ लेके, टॉवल साथ लेके दलित के पैर धोएंगे आप, और उसके बाद वो सब वापिस आएगा जैसे बाबा जी करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री, उससे दलित का भला नहीं होता। वो होता है उनका भला वोट लेने के जरिए, वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और वो उनकी शैली है। आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, हर साल आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं प्रतिशत जो, और सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, कम जनसंख्या, दलित उत्पीड़न की ज्यादा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर ज्यादा हमले उनके ऊपर, दलितों के ऊपर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमले होते हैं उनके ऊपर केस रजिस्टर नहीं होता है। अगर होता है उसके बाद जब वापस आते हैं बड़े स्तर पे उनका कैसे स्वागत किया जाता है, वो हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए ये खुला किताब है कि भाजपा दलितों के खिलाफ है, उनको केवल एक नौकर की तरह देखती है, गुलाम की तरह देखती है, और उनके श्रम का शोषण करती है। अच्छा डॉक्टर विक्रम जी, एक सवाल और बड़ा माकूल है, बिल्कुल लास्ट की बातचीत की तरफ हम बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का जो ऐतिहासिक योगदान है खेत मजदूरों के परिवारों की एक प्रकार के उत्थान, उनकी मदद में, तो उसको, उस किरदार को आप कैसे देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को, उनके अवदान को? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का मूल्यांकन करने का क्षमता हमें है नहीं। अपने आप में एक विद्वान रहे हैं। जाति की जो उन्होंने पहचान की, जिस तरह से मनुवाद के साथ जोड़कर देखा, वो रास्ता दिखाया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं, हालांकि बुरा लगता है कि अंबेडकर जी को आप केवल दलित तक रोक दें। अंबेडकर जी महिलाओं के लिए काम किए, मजदूरों के लिए काम किए। अगर आप देखें उनका जो सबसे बढ़िया ऐतिहासिक समय रहा है जब मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं वो कोटी के खिलाफ, उसको लेके, वो उनका रहा है। उनका बहुत बेहतरीन योगदान रहा है। संविधान के जरिए उन्होंने बहुत सारे प्रावधान लड़के उसके अंदर शामिल करवाए हैं, तो उनकी बहुत बड़ी लिगेसी है। पर प्रश्न यह है कि अभी का तथाकथित अंबेडकरवाद जा कहाँ रहा है? बिल्कुल, उनके नाम को लेके चलने वाले लोग जो है वो कहाँ जा रहे हैं? वो तो उसी भाजपा की सेवा कर रहे हैं, आरएसएस की गोदी में, आरएसएस की गोदी में खुट्टे से बांध दिया है, उनके साथ वो है। और पूरे के पूरे दलितों का विश्वास ही नहीं है दलित आंदोलन पे। अब चिंता ये होती है कि उनका सामाजिक न्याय से विश्वास उठता जा रहा है, और वो कमजोर करता है जो आपका जनवादी आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है, खेत मजदूरों का आंदोलन। अंतिम प्रश्न है कामड़ जी, अखिल भारतीय खेत मजदूर के क्या आंदोलन चल रहे हैं अब खेत मजदूरों की भलाई के लिए, उनके फायदे के लिए? आप तो पूरे नेशनल लेवल पर ये चीजें देखते हैं, कुछ बताएं जो आज अखिल भारतीय खेत मजदूर किन मुद्दों पर संघर्ष कर रही है? कमल, पूरे देश के अंदर अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। जमीन से लेके सामाजिक न्याय से लेके उनके घरों तक की लड़ाई पूरे देश के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। आंध्रा तेलंगाना के अंदर आज भी बड़े स्तर के ऊपर जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, सीधी लड़ाई है। बिहार के अंदर कब्जा की हुई जमीन को बचाने के लिए लगातार लड़ाई हो रही है। मनरेगा जो पूरे देश के अंदर खत्म किया है उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो उनके जीवन से हर जुड़ी हुई समस्या वो हमारी समस्या है, उनकी यूनियन की समस्या है, उसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। आप कोई अपील करना चाहते हो जी हमारे चैनल के माध्यम से, या कोई मतलब संदेश देना चाहते हो? कमल, अपील तो यही है
कि खेत मजदूरों को इंसान समझे, वो इंसान है, एक आंकड़ा नहीं है। उनके लिए सरकार नीतियां बनाए और समाज उनके साथ खड़ा हो, उनके जनवादी आंदोलन का हिमायती बने और उनको खेत मजदूर के तौर पे जो सम्मान मिलना चाहिए, मेहनत कश के जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आज भी उसके लिए आशा लगाए बैठे हैं। और जब आपका मेहनत कर पिछड़ा होगा तो कोई समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। तो आज आपने डॉक्टर विक्रम सिंह के विचार जाने, जो अखिल भारतीय खेत मजदूरों के राष्ट्रीय नेता हैं। तो सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें और सभी दर्शक कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत शुक्रिया।